नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। शिक्षा का अधिकार जो है हमारा मौलिक अधिकार है, परंतु जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तब यह हमारा मौलिक अधिकार नहीं था। और संविधान लागू होते समय हमें 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, जो कि थे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। और दिया गया था हमारा 6वां अधिकार था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और एक और अधिकार था, वो था संपत्ति का अधिकार। परंतु 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो हमारा संपत्ति का अधिकार था उसे मूल अधिकार से हटा दिया गया और उसे एक कानूनी अधिकार बनाया दिया गया अनुच्छेद 300A में जोड़ के। ठीक है, परंतु जब संविधान लागू हुआ था ना, उस टाइम हमारे संविधान में कुछ प्रावधान किए गए थे शिक्षा के अधिकार के लिए। और वो प्रावधान किया गया था हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि अनुच्छेद भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में शामिल है। और उसमें कहा गया था कि जो अनुच्छेद 45 है उसमें ये प्रावधान किया गया था कि प्रारंभ में भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 में यह घोषणा की गई थी कि राज्य संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष के अंदर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए कुछ स्पेशल नहीं, सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए प्रबंध करने का प्रयास करेगा। ये हमारे इसमें था अनुच्छेद 45 में प्रावधान किया गया था। और जो हमारे ये अनुच्छेद 45 है वो किसके अंतर्गत आता है? वो आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मतलब है कि ये है हमारे जो राज्य के लिए कानून बनाने में हेल्प करते हैं कि जन कल्याण हेतु तथा राज्य नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य ही जन कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना होता है। और जैसे कि अभी उत्तराखंड में अनुच्छेद 44 यानी समान नागरिक संहिता है ना, वो भी पहले हमारे DPSPs में था, यानी कि राज्य नीति निर्देशक तत्व में था। और वहाँ से फिर इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। अभी 27 जनवरी 2025 को वो जो हमारा समान नागरिक संहिता है वो उत्तराखंड में लागू भी हो चुका है। इसी तरह जो अनुच्छेद 45 था उसमें भी शिक्षा के अधिकार के शिक्षा का जो अधिकार है उसको देने के लिए प्रबंध करने का प्रयास करने के लिए प्रयास करेगा। किसको दी गई थी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, राज्य को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। ठीक है, उसके बाद इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को यानी कि जो उत्तरदायित्व तो राज्य को दिया गया था संविधान में हमारे संविधान की तरफ से कि वो बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करेगा। तो उसके लिए हमारे संविधान में कब हुआ था? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत क्या किया गया था? संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया था। कौन सा जोड़ा गया था? 21A में जोड़ा गया था। और 21A में क्या कहा था? शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया इसके तहत 86वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, और जो 21वां अनुच्छेद 21 है वो उसमें क्या है? हमारा अनुच्छेद 21 में जीने का अधिकार शामिल है। ठीक है, और हमारे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फैक्ट रह गया था, ये था कि प्रीवियस क्वेश्चन में आया था ये अनुधारा 12 के उपधारा 1 के C में क्या है इसके बारे में था। ठीक है, तो इसमें क्या है प्रावधान है? इसमें है कि निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से पिछड़े विद्यार्थियों हेतु 25% सीट आरक्षित करने का प्रावधान किसमें है? हमारे ये RTE एक्ट यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत है। ये धारा 11 के उपधारा 1 के अंदर जो C है उसमें C खंड है उसमें ये प्रावधान है। ठीक है, तो अनुच्छेद 21 के बारे में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 21A में क्या जोड़ा गया था? राज्य जो है 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। इसका हमारे क्या किया गया था? ये अनुच्छेद 21 में जोड़ा गया था। ठीक है, और जो हमारा 86वां संविधान संशोधन 2002 हुआ था ना, उसके तहत ना केवल अनुच्छेद 21A के तहत हमें मौलिक अधिकार शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया था, बल्कि इसके तहत क्या किया गया? 86वां संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्यों में पहले हमारे मूल कर्तव्य कितने थे? और वो थे हमारे 10 थे। और क्या बोलते हैं 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत कितना बनाया? 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें प्रावधान था कि माता पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने बच्चों या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ये प्रावधान हमारे मौलिक कर्तव्य में दिया गया था। ठीक है, प्रावधान किया गया था इसका।
और 2009 में जो हमारा ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, इसमें क्या था, बच्चों का अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या था, 2009 में पास किया गया था। और इसके नाम था, इस आरटीआई एक्ट क्या था, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, यानी कि बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के नाम से ये पास किया गया था। ठीक है, तो अब आरटी एक्ट देखो, आरटी एक्ट 2009 है वो राज्यसभा में कब पारित किया गया था, ये किया गया था 20 जुलाई 2009, और इसे लोकसभा में पारित किया गया था, ये किया गया था 4 अगस्त 2009 को, और फिर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे इसमें 26 अगस्त 2009 को। और इसमें जो हमारे राष्ट्रपति जी थी वो थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, हमारी राष्ट्रपति थी। और जो प्रधानमंत्री कौन थे इसमें, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, और जिनका हाल ही में निधन हो गया है दिसंबर में 2024 में, लास्ट में उनका निधन हो गया। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है जो ये आरटी एक्ट है वो कब लागू हुआ था। आरटी एक्ट जो है 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया था, और ये जबकि पास कब हो गया था, ये पास हो गया था 2009 में बनाया गया था। और क्या बोलते हैं, और संविधान में कब जोड़ा गया था, संविधान में ये जोड़ा गया था। संविधान में तो मौलिक अधिकार के तहत, मौलिक संविधान के 86 संविधान संशोधन 2002 के तहत 21A में जोड़ा गया था, तब ये अधिकार बना दिया गया। परंतु जब एक्ट कब लेके आएंगे, एक्ट इसका जो है मतलब कि अधिनियम जो है 2009 में पारित किया गया, और ये जो लागू हुआ वो कब हुआ, 1 अप्रैल 2010 से हमारा जो आरटी एक्ट यानी बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वो 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया। ठीक, और इसमें क्या था, विशेष बालकों हेतु 6 से 18 वर्ष तक मुक्त व अनिवार्य शिक्षा का प्रबंधन का प्रावधान था इसमें। जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनके लिए तो 6 से 14 वर्ष से है, और जो हमारे स्पेशल चाइल्ड होते हैं जिनकी कुछ स्पेशल नीड्स होते हैं तो उनके लिए क्या था, 6 से 18 वर्ष तक के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था। ठीक है, और जो शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाने वाला है ना, भारत जो है विश्व का 135वां देश है, यानी कि भारत से पहले शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने वाले देश 134 देश पहले बना चुके थे। और जो पहला देश है जिसने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया वो था नॉर्वे। और भारत 135वां देश है, इसने 2009 में अधिनियम लेके आया, और 1 अप्रैल 2010 से हमारा जो शिक्षा का मौलिक अधिकार है वो 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया था। ठीक है, और शिक्षा जो है, शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाला भारत जो है विश्व का 135वां देश था। प्रारंभ में जो है 1 अप्रैल 2010 से जब शिक्षा का अधिकार लागू किया गया, तब जो जम्मू कश्मीर है ना, जम्मू कश्मीर के अलावा पूरे देश में लागू हुआ। और जम्मू कश्मीर का संविधान अलग था। 2019 में इसे जो इसको स्पेशल राइट्स दिए गए थे उसको ख़त्म किए गए जम्मू कश्मीर के, और इसको यूटी बनाया गया था। ठीक है, और आरटीए एक्ट में क्या होता था, जो आरटीए एक्ट 2009 है ना, उसमें मदरसों, वैदिक और जो पाठशालाएं होती हैं, फिर धार्मिक शिक्षा देने वाले संस्था जो होते हैं ना, उन पे ये आरटीए एक्ट हमारा लागू नहीं होता था। अब हम आरटीए एक्ट यानी कि शिक्षा का बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में जो प्रावधान है हम उनके बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या है, हमारे आरटीए एक्ट 2009 में 7 अध्याय दिए गए हैं, 38 धाराएं दी गई हैं, और इसमें एक अनुसूची है। ठीक है, कितनी अनुसूची है, एक अनुसूची है, और 7 अध्याय हैं, 38 धाराएं हैं, और एक अनुसूची है। धारा 1 में क्या है, अध्याय 1 में क्या है, अध्याय 1 में धारा 1 से 2 इंक्लूड हैं, और इसका नाम क्या रखा गया था, इसका नाम रखा गया था प्रारंभिक सेक्शन 1 to 2 आ जाता है, यानी कि 1 से 2 प्रारंभिक जो अध्याय हमारा वो था प्रारंभिक सेक्शन 1 से 2 था। ठीक है, और धारा 1 में क्या है, संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ, यानी कि जो हमारा आरटी एक्ट का था उसका नाम, संक्षिप्त नाम और उसका विस्तार और उसके प्रारंभ के बारे में धारा 1 में इंक्लूड किया गया था, बताया गया था। और धारा 2 में है परिभाषाएं दी गई थी। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है हमारा अध्याय 2 आ जाता है। अध्याय 2 में क्या है, अध्याय 2 में आ जाता है धारा 3 से 5 तक। और अध्याय 2 किस नाम से था, अध्याय 2 था निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार था इसमें। ठीक है, इसमें क्या था, धारा 3 में क्या आ जाता है, एक में तो संक्षिप्त नाम आ जाता है, और 2 में आ जाता है हमारा परिभाषाएं, 3 आ जाता है हमारा जो धारा
धारा 3 है उसमें निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार का वर्णन है। और जो धारा 4 है, धारा 4 में ऐसे बालकों जिन्हें प्रवेश नहीं दिया गया है या जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है के लिए विशेष उपबंध किए गए थे। और धारा 5 में आ जाता है अन्य बालकों का स्थानांतरण का अधिकार का वर्णन दिया गया था, यानी कि जो अन्य बालक होते हैं अन्य विद्यालयों में स्थानांतरण का अधिकार, यानी कि जब बच्चा स्कूल में होता है तो उसको अगर किसी वजह से उसको मिड वे में या फिर मिड टर्म में या फिर क्या बोलते हैं एडमिशन लेने के कुछ दिन बाद या बाद में अगर उसको किसी दूसरे विद्यालय में जाना है किन्हीं कारणों से, तो उसको स्थानांतरण का अधिकार होगा। इस बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है, धारा 5 में। फिर आ जाता है हमारा अध्याय 3। अध्याय 3 में क्या है हमारा, अध्याय 3 में आ जाते हैं हमारा धारा 6 से 11 तक अध्याय 3 में है, इसका वर्णन किया गया है। अध्याय 3 में क्या आ जाता है हमारा, इसका जो नाम है वो है हमारा समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य किसमें दिए गए हैं, हमारे अध्याय 3 में दिए गए। अध्याय 3 में क्या है, समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य का वर्णन किया गया है। इसके अंतर्गत आ जाते हैं हमारे धारा 6 से लेके 11 तक। धारा 6 में आ जाता है हमारा समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी का विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य, यानी कि जो हमारा समुचित सरकार, राज्य सरकार होती है या फिर स्थानीय प्राधिकारी होते हैं हमारे, उनका जो विद्यालय करने के लिए जो उत्तरदायित्व है या फिर उनका जो कर्तव्य है उसके बारे में हमारे धारा 6 में वर्णन है। और धारा 7 में आ जाता है हमारा वित्तीय और अन्य उत्तरदायित्व में हिस्सा बांटना, यानी कि जो हमारे फाइनेंशियल होते हैं ना वो और उसके जो अन्य उत्तरदायित्व है उनमें हिस्सा बांटना, यानी कि राज्य और केंद्र के बीच जो हिस्सा होता है उसके बारे में वर्णन किया गया है। और जो धारा 8 है उसमें समुचित सरकार के कर्तव्य, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा के बारे में जो वर्णन किया गया है वो किया गया हमारा धारा 8 में। और धारा 9 में क्या गया है, स्थानीय प्राधिकारी जैसे कि जिला पंचायत हो गया, जिला पंचायत, नगर पंचायत है, ग्राम पंचायत आ जाते हैं ना, उनकी जो ड्यूटीज यानी कि जो उनके कर्तव्य होते हैं उसके बारे में वर्णन किया गया है धारा 9 में। और धारा 10 में क्या है, धारा 10 में आ जाता है माता पिता और संरक्षक के कर्तव्य, यानी कि जो माता पिता होते हैं या फिर जिनके माता पिता नहीं होते उनको कोई किसी ने गोद लिया होता है, यानी कि हमारे जो बालों के जो संरक्षक होते हैं उनके कर्तव्य, यानी कि अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देना, कम से कम 6 से 14 वर्षों तक के बच्चों को तो अनिवार्य है शिक्षा देना, इसके उनके कर्तव्य का वर्णन किया गया है। और फिर धारा 11 आ जाता है, इसमें आ जाता है समुचित सरकार द्वारा विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए व्यवस्था करना, जैसे आंगनबाड़ी आ जाता है, बालवाड़ी आ जाता है 3 से 6 वर्ष तक के लिए। इसका वर्णन किसमें किया गया है, इसका वर्णन किया गया हमारा धारा 11। अब आ जाता है हमारा अध्याय 4। अध्याय 4 में क्या है हमारा, धारा 12 से 28 तक वर्णन है। और अध्याय 4 का नाम है विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व आ जाते हैं। अध्याय 4 में क्या है, विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व किसमें दिया गया है, अध्याय 4 में। जो एग्जामिनर है ना वो इन्हीं हमारे जो आर्टिकल है उन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चन पूछेगा कि किस अध्याय में या कौन सी धारा में क्या किस चीज़ का प्रावधान किया गया, ठीक है। तो हमें ये सारे धाराएं जो है वो हमें लर्न करनी पड़ेगी एंड हमें ये पता होना चाहिए कि किस धारा में किस अध्याय में क्या प्रावधान किए गए हैं। और कितनी धाराएं थी हमारे आरटीआई एक्ट में, इसमें थी 38 धाराएं। और अनुसूची 1 अनुसूची थी, और अध्याय यानी कि जो चैप्टर हैं वो कितने थे, वो थे 7 थे, ठीक है। तो हम अध्याय 4 में पहुंचे थे जिसमें क्या है हमारे 12 से 18 आ गया। और अध्याय 4 का नाम है विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व। तो हम धारा 12 देखते हैं, उसमें क्या है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए विद्यालय के उत्तरदायित्व की सीमा, यानी कि विद्यालय कहाँ तक, विद्यालय के जो उत्तरदायित्व हैं उनकी क्या लिमिटेशन होगी और कहाँ तक वो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए जो उनके उत्तरदायित्व हैं वो किस लिमिट तक उनके उत्तरदायित्व होंगे, इस बारे में उनका वर्णन किया गया है। और फिर आ जाता है हमारा धारा 13 आ जाता है। धारा 13 में क्या है, प्रवेश के लिए किसी प्रति व्यक्ति फीस और अन्वीक्षण प्रक्रिया का ना होना। पर जो प्रति व्यक्ति फीस होता है ना वो क्या होता है, वो होता है विद्यालय द्वारा अधिसूचित फीस से भिन्न किसी प्रकार का जो संदाय या फिर विदाय या फिर अथवा संदाय काइंड ऑफ डोनेशन होता है ना, तो उसके बारे में वर्णन किया गया है कि विद्यालय में प्रवेश के लिए प्रति व्यक्ति फीस का ना होना, मतलब कि उनसे कोई भी डोनेशन नहीं लिया जाएगा बच्चों के लिए। आजकल होता है ना प्राइवेट स्कूल में अगर बच्चों का एडमिशन करने हैं तो पहले वहाँ डोनेशन देना पड़ता है। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल में ऐसे जो रूल्स हैं कि हाँ पहले जो पेरेंट्स हैं उनको वहाँ पे डोनेशन करना पड़ेगा तब जाके बच्चों का एडमिशन होता है। तो धारा 13 में साफ साफ कहा गया है कि जो
बच्चों का प्रवेश होगा ना, यानी कि एडमिशन के टाइम पे उनसे कोई भी ऐसी क्या बोलते हैं अन्वीक्षण प्रक्रिया का ना होना, यानी टेस्ट हो गया, इंटरव्यू हो गया या फिर प्रति व्यक्ति फीस नहीं ली जाएगी, इसका वर्णन किया गया। ठीक है। अन्वीक्षण प्रक्रिया क्या होता है, जैसे कि स्कूल में एंट्रेंस के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, या फिर एडमिशन के लिए जो उनका इंटरव्यू लिया जाता है। कहीं कहीं प्राइवेट स्कूल में तो पहले एक टाइम ऐसा आ गया था कि बच्चों का इंटरव्यू के साथ साथ माता पिता का इंटरव्यू भी लिया जा रहा था। अब जो गरीब बच्चे होंगे, जो गरीब होंगे और जो जिन्होंने पहले से पढ़ाई नहीं की होगी, तो वो इंटरव्यू कैसे क्लियर करेंगे, बच्चा पढ़ेगा करके तो वो बच्चों को शिक्षा दिला रहे थे, ताकि उनका बच्चा थोड़ा पढ़ लिख लेगा तो थोड़ी उसकी स्थिति सुधार होगी करके। परंतु ये चलन में आ गया था कि इंटरव्यू लेना है, टेस्ट लेना है, तब जाके बच्चे को एडमिशन देंगे। तो इसी चीज़ के लिए धारा 13 में ये प्रोविज़न किया गया है, किस चीज़ का, कि प्रवेश के लिए प्रति व्यक्ति फीस और अन्वीक्षण प्रक्रिया का ना होना। ठीक है। और फिर धारा 14 आ जाता है प्रवेश के लिए आयु का सबूत। मतलब कि जो है एडमिशन है ना, तो एडमिशन के टाइम पे जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है वो लेना होना चाहिए। अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है ना, तो माता पिता क्या कर सकते, ये नहीं होना चाहिए कि बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो बच्चों को एडमिशन नहीं दोगे, ऐसा भी नहीं है। बच्चे जो माता पिता होते हैं वो हॉस्पिटल से या फिर जो क्या होते हैं कहीं, अगर हॉस्पिटल से उनका बर्थ सर्टिफिकेट है तो ठीक है, अगर हॉस्पिटल से उनका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनाया हुआ है तो माता पिता क्या कर सकते हैं, एक वो बना सकते हैं, एफिडेविट बना सकते हैं और जमा कर सकते हैं कि हाँ ये हमारा बच्चा है और मतलब कि इस टाइम पे वो पैदा हुआ था, यानी कि उसका समय और ईयर लिख देंगे, तो वो हाँ बच्चों के मतलब कि एडमिशन के लिए पर्याप्त सबूत होता है आयु का। ठीक है। फिर ऐसे धारा 15 आ जाता है। धारा 15 में क्या है, प्रवेश से इनकार ना किया जाना, यानी कि इसमें देखो क्या बोलते हैं, बच्चों को किसी भी छात्र को 6 से 14 वर्षों को एडमिशन देने से इनकार नहीं कर सकते स्कूल वाले। इसका वर्णन किसमें किया गया है, धारा 15 में किया गया है। और धारा 16 में क्या है, धारा 16 में रोकने और निष्कासन का प्रतिशत, यानी कक्षा 1 से 8 तक फेल नहीं कर सकते और ना ही नाम काट सकते हैं बच्चों का। ये प्रावधान किसमें किया गया था, 16 में किया गया था। और इस धारा का ना थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी है कि जब बच्चों को ये पता लग गया ना कि ठीक है भाई, मेरे को तो फेल नहीं करा सकते और मेरे को स्कूल से भी नहीं निकाल सकते, तो इस वजह से क्या है, बच्चे थोड़े से लापरवाह हो गए। बट कहीं ना कहीं सरकार ने ये पॉजिटिव वे में किया था कि ताकि जो स्कूल में बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाता है या जिसको नहीं समझ आता था तो उसको निकाल दिया जाता था। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए सरकार ने ये प्रावधान किया था। किसमें किया था, धारा 16 में किया गया था। फिर धारा 17 आ जाता है। इसमें आ जाता है हम बालकों के शारीरिक और दंड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध, यानी कि बालकों को ना ही उन्हें मार सकते हो, ना ही उन्हें मानसिक क्या वो उत्पीड़न कर सकते। मानसिक उत्पीड़न में आ जाता है कि बच्चों को डांटना या फिर क्लास के सामने उसकी बेइज्जती करना कि हाँ तेरे को नहीं आता, ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते हैं बच्चों को। ये प्रावधान किसमें किया गया है, ये प्रावधान किया गया है धारा 17 में। और फिर आ जाता है हमारा धारा 18। धारा 18 में क्या है, मान्यता प्रमाण पत्र अभिप्राप्त किए बिना किसी विद्यालय का स्थापित ना किया जाना, यानी कि बिना मान्यता प्राप्त किए मतलब कि जो मान्यता प्रमाण पत्र होता है ना, बिना उसे प्राप्त किए कोई भी विद्यालय की स्थापना नहीं कर सकता। इसका प्रावधान किसमें किया गया है, धारा 18 में किया गया है। फिर धारा 19 आ जाता है, 19। इसमें क्या है, विद्यालय के मान और मानक, यानी कि विद्यालय का जो मानक यानी स्टैंडर्ड होंगे और उसके जो मान होंगे उसके बारे में धारा 19 में प्रावधान किया गया है। और फिर आ जाता है हमारा धारा 20। इसमें क्या है, अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति दी गई है, किसमें, धारा 20 में। फिर आ जाता है हमारा धारा 21 में कि विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किसमें होगा, वो होगा हमारा धारा 21 में। और धारा 22 में प्रावधान किया गया है कि विद्यालय विकास योजना यानी SMC विद्यालय के विकास योजना तैयार करती है। ठीक है। और फिर आ जाता है हमारा धारा 23। इसमें क्या है, शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं और सेवा के निबंधन और शर्तें हैं, यानी कि जो टीचर है ना, टीचर भर्ती के लिए जो उनकी क्या बोलते हैं, उनके लिए अर्हताएं कि भाई हाँ तुमने इतना पढ़ा होना चाहिए, यानी कि एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया टीचरों की भर्ती के लिए कि तुम्हें टेट क्वालिफाई होना चाहिए या फिर तुमने बीएड किया होना चाहिए या फिर डीएलएड करा होना चाहिए और ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इस टाइप की जो क्या बोलते हैं एक स्टैंडर्ड होता है ना, वो फिक्स कर दिया कि हाँ इतनी चीज़ें होनी चाहिए, ये टेस्ट क्लियर होना चाहिए टीचर्स का, तब जाके वो टीचर बन सकते हैं। ये चीज़ फिक्स कर दी कि किसके तहत, धारा 23 के तहत ये प्रावधान कर रखा है।
और फिर धारा 24 आ जाता है। उसमें क्या है, टीचर्स के कर्तव्य और शिकायतों को दूर करना। यानी कि जो टीचर्स के कर्तव्य होंगे ना, बच्चों को लेके स्कूल में उसके जो ड्यूटीज होंगी या फिर उसके जो कर्तव्य हैं उनको, और जो टीचर्स को शिकायतें होंगी या फिर उनकी जो क्या बोलते हैं, किसी चीज़ को लेके कोई शिकायत होगी तो उनको दूर करने का जो प्रावधान किया गया है वो किस में है, धारा 24 में है। और धारा 25 में आ जाता है छात्र शिक्षक अनुपात। यानी कि जो छात्र और शिक्षक है ना, उसका अनुपात किस में दिया गया है, धारा 25 में दिया गया है। और धारा 25 में क्या कहा गया है कि समुचित सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि छात्र शिक्षक अनुपात निर्धारित करें उसको पूरा करने हेतु। यानी कि जो यदि राज्य सरकार का या फिर स्थानीय जो प्राधिकारी होते हैं, जिला पंचायत वगैरह होते हैं, ग्राम पंचायत होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होगी जो स्कूल है ना, स्कूल में छात्र और शिक्षक के अनुपात को निर्धारित करें। ठीक है, और इसके बारे में हमने धारा 25 हो गया ना, इसके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अभी हम जस्ट ऊपर से हेडलाइन पढ़ रहे हैं। अभी बाद में हम क्या करेंगे, जब हमारे सारे अध्याय हो जाएंगे इनके बारे में हम हल्का हल्का देख लेंगे ना, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट धारा होंगी हमारी, उनके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा धारा 26। धारा 26 में आ जाता है शिक्षकों की रिक्तियों का भरा जाना। जो स्कूल में जो शिक्षक की भर्ती होती है, मतलब कि जो पोस्ट होती हैं, उनकी जो रिक्तियां होती हैं स्कूल में, जो पोस्ट खाली पड़ी होती हैं उनको भरने का प्रावधान किसमें, धारा 26 में है। और देखो इसमें क्या प्रावधान किया गया, शिक्षकों की स्वीकृत पद में से 10% से ज़्यादा रिक्त नहीं रहनी चाहिए सीट। यानी कि जितने स्वीकृत पद होते हैं ना किसी भी राज्य के अंदर टीचर्स के, और उसमें क्या होना चाहिए, 10 उसके उस जो स्वीकृत पद है ना उसमें से 10% से ज़्यादा खाली क्या होने, पद खाली नहीं होने चाहिए। अगर 10% से ज़्यादा खाली पद है ना तो फिर उनका नई भर्ती निकालनी पड़ेगी और शिक्षकों की भर्ती करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर आ जाता है धारा 27। इसमें क्या है, गैर शिक्षक प्रयोजन के लिए शिक्षकों को अभिनियोजित किए जाने का प्रतिषेध। यानी कि पढ़ाई के अलावा जो टीचर की एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाई जाती है ना, उसके प्रतिषेध के बारे में धारा 27 में वर्णन किया गया है। और इसमें एक्सेप्शन दी गई है, चुनाव और आपदा प्रबंधन के अतिरिक्त कहीं भी ड्यूटी नहीं लगा सकते। यानी कि जो चुनाव होते हैं, चुनाव में तो लगेगी टीचर्स की ड्यूटी, और उसके साथ साथ आपदा जो प्रबंधन के लिए, जब कहीं आपदा आ जाती है तो उसके प्रबंधन के लिए भी टीचर्स की ड्यूटी लगती है। इन दोनों के अतिरिक्त जो है कहीं भी ड्यूटी नहीं लगा सकते टीचर्स की। इसके बारे में क्या बोलते हैं, प्रावधान किया गया है किसमें, धारा 27 में। और धारा 28 में है शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन का प्रतिषेध। यानी कि कोई भी गवर्नमेंट टीचर होगा ना, उसके लिए यह निषेध किया गया है कि वो जो ट्यूशन है, प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। इसके बारे में वर्णन किया गया है, प्रावधान इसका वर्णन किया गया है। और इसके चीज़ के लिए प्रावधान किया गया किसमें, धारा 28 में। ठीक है, तो आज हमने 4 अध्याय के बारे में हल्का हल्का देख लिया। कल हम अध्याय 5 से लेके बाकी पढ़ेंगे, और जो इम्पोर्टेंट धाराएं हैं उन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय बाय।